बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दी साइंटिफिक मेथड 9.5 पेज नंबर 187 के ऊपर है ये टॉपिक, साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड, यहाँ पे ये डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन की हुई है। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम इस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं या कोई भी अगर रिगार्डिंग नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर जैसे कोई इशू क्रिएट हो गया, उस इशू को सॉल्व करना है, उसके उसके ऊपर हम उस इशू को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में जो भी सच जानने के लिए हम जो है साइंटिफिक मेथड को एक मेथड अपनाते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एन इशू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड। इसके कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप दिए गए हैं यहाँ पे। अगर वो हम स्टेप अपनाएं या वो स्टेप को तरतीब से सॉल्व करें तो हमारे पास उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल सकती है। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज एन इशू और अ प्रॉब्लम। सबसे पहले उस इशू को आइडेंटिफाई करना है कि मसला है क्या, यानी कि जिस चीज से आपको इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपने स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम जल्जिले की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, तो इसकी बेसिक क्रिएट करेंगे कि ये जल्जिला क्यों आता है, किस वजह से आता है, और जब ये आता है इसके क्या असरात होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जैसे आसमानी बिजली की बात करें, जैसे बारिश आती है, बारिश से पहले बिजली की चमक होती है आसमान के अंदर, फिर आवाज भी होती है बादलों की, उसके ऊपर भी जैसे आपको लगता है ये आवाज किस चीज की है, ये बिजली कैसे प्रोड्यूस हो रही है आसमानों के अंदर। यानी कि ये आपके ज़हन में एक सवाल आया ना, एक इशू लगा आप लोगों को, तो कोई भी अगर हमारे पास सवाल आ गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, पहला पॉइंट जो दिया गया वो क्या है, आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना, कि उस प्रॉब्लम को सबसे पहले पहचाने कि असल में इशू या प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है जी, गैदर द इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, क्या आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। गैदर द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन थ्रू थ्रू ऑब्जर्वेशन, के ऑब्जर्वेशन के जरिए, थ्रू का मतलब क्या है, के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए हम उसके हर पहलू से उसको जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हम, गैदर का मतलब है कलेक्ट करना, गैदर का क्या मतलब है, कलेक्ट, के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ठीक है, हर पहलू से, वेरियस एस्पेक्ट्स का मतलब है हर पहलू से उसकी इंफॉर्मेशन, उस इशू से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके हम मुतालिक हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और नंबर 3 पे क्या है जी, प्रोपोज। जब आपने उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज इकट्ठा कर लिया, तो फिर आप अपनी एक एक्सप्लेनेशन, वजाहत पेश करेंगे जी, अच्छा इस इशू के अंदर ये पॉइंट हो सकते हैं, या इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप अपनी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, जिसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। इसको क्या कहा जाता है, सबसे पहला काम क्या था, रिकॉग्नाइज द इशू, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम को पहचाने की प्रॉब्लम है क्या असल में। उसके बाद दूसरा नंबर पे पॉइंट क्या है, कि उस इशू से रिलेटेड हम प्रॉब्लम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, उस जब आपने ये दो काम कर लिए, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, फिर आप अपनी एक एक्सप्लेनेशन देंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। और नंबर 4 पे क्या है जी, जब आपने हाइपोथेसिस दे दिया, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। नंबर 4 पे क्या है जी, एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं। नंबर 3 पे हम यहाँ जस्ट यूं लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस। नंबर 3 पे हम बता देते हैं कि जी हाइपोथेसिस, कि उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने एक अपनी एनालाइज किया उस प्रॉब्लम को, फिर उसके ऊपर हमने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है, उसको हमने कहा हाइपोथेसिस है। और नंबर 4 पॉइंट पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन देखिए अंदर क्या है जी, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट
कि हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। किसकी बेस पे करेंगे, जो आपने हाइपोथेसिस, जो एविडेंस या जो एक्सप्लेनेशन आपने दी है उसकी बेस के हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और कलेक्ट द एविडेंस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। और उस जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ऐसे ही है ना, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप चेक करेंगे क्या हमारे हाइपोथेसिस के मुताबिक रिजल्ट आ रहा है या उसके बरक्स आ रहा है, उसके उलट आ रहा है रिजल्ट। इसका अगर आपका रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस के अंदर प्रॉब्लम है, जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है वो सही नहीं है। ऐसा ही है ना, एक्सपेरिमेंट करने का मकसद क्या है कि जो हमने या जो भी काम किया है, हाइपोथेसिस पेश की है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर वो हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक होता तो जो हमने एक्सपेरिमेंट की है वो बिल्कुल क्या, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल हाइपोथेसिस के एग्जैक्टली सेम आता। तो नंबर 5 पे हमने नंबर 4 पे हाइपोथेसिस, नंबर 5 पे क्या कर, नंबर 4 पे सॉरी एक्सपेरिमेंट करना है, और नंबर 5 पे क्या है जी, record, organize and analyze the gathered data, plotting and interpreting graphs to reach at conclusion which is called theory। जब आपने ये सारे काम कर लिए, हाइपोथेसिस बना लिया, फिर टेस्ट कर लिया, फिर आप उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से ग्राफ बनाएंगे और उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। जब आपकी सारी चीजें सच साबित हो जाएंगी, आपका एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है वो चीज लॉ बन जाएगी, सॉरी वो चीज क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, थ्योरी। थ्योरी कब बनेगी, जब हमारा सबसे पहले है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, जब हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम हो गया तो फिर हम उसको क्या बना देंगे, थ्योरी बना देंगे। रिपीट टेस्ट ऑफ थ्योरी टू वाइड रेंज ऑफ सिमिलर इश्यूज लीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ। अब उससे मिलते जुलते अगर कोई प्रॉब्लम है ना, आप उसको सेम फिर उसको अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे आसमानी बिजली की, ठीक है, अब बादलों की आवाज जो है, साउंड कैसे क्रिएट होती है, वहां पे बिजली कैसे क्रिएट होती है, उसके मुतालिक अगर आप कोई भी सवाल आपके ज़हन में आता है तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर थ्योरी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर आप थ्योरी पेश करते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी अगर आपको कोई और इशू नजर आ रहे हैं तो फिर आप उन सब के ऊपर वो थ्योरी अप्लाई करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्या होंगे, कोई भी अगर इशू होंगे, सब के ऊपर वो थ्योरी क्या करेंगे। अगर आपकी वो सब के ऊपर थ्योरी अप्लाई हो रही है तो वो एंड में जाके वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाएगा। नंबर 6 पे आ जाता है जी लॉ, कि आपकी जो हर चीज जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गई है, हर चीज सारी एग्जैक्ट साबित हो गई है, तो इस वजह से एंड में फाइनल क्या हो गई है, लॉ हो गया। इस तरह थ्योरी तक चैलेंज किया जा सकता है चीजों को, थ्योरी तक क्या किया जा सकता है, चीजों को चैलेंज किया जा सकता है, उसके अंदर इख्तलाफ राय आ सकती है। और वैसे भी साइंस के अंदर जितनी भी थ्योरी पेश की जाती है, लॉ लॉ पेश किए जाते हैं, वो साइंस के अंदर जितनी भी रिसर्च होती है ना, कोई भी फाइनल नहीं होती, यानी कि हरफ आखिर नहीं है कि इसके बाद मजीद नहीं हो सकता। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं समझाऊंगा, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, उसने क्या कहा था कि एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और अपनी एनर्जी लूज करता रहता है, और एक वक्त आता है कि वो एनर्जी खत्म हो जाती है और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, फॉल हो, गिर जाता है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आया, सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था ना, उसने एक अपना मॉडल पेश किया। उसके बाद अब लोगों ने 2-3 साल वो चला उसका मॉडल, उसके बाद फिर उसका एक स्टूडेंट था बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर, उसने नील बोहर उसका नाम था, फिर उसने अपना एक मॉडल पेश किया। उसने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता स्पेसिफिक ऑर्बिट में, वो अपनी एनर्जी तब लूज या गेन करता है जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। इस तरह फिर उसकी थ्योरी आ गई, फिर उसका मॉडल चलने लग गया, ठीक है। इस तरह साइंस के अंदर जब भी कोई रिसर्च की जाती है, कोई भी अगर इशू है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई थ्योरी आ गई, कोई लॉ बन गया है, उसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है तो वो हर फाइनल नहीं है, उसके ऊपर आप जाके भी काम, यानी कि आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अगर आपको कोई लगता है कि इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट आ सकती है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, पेज नंबर 188 पे है, जरा वो उन्होंने फिर हर स्टेप्स को एक्सप्लेनेशन के जरिए समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हर स्टेप को एक्सप्लेनेशन जो करेंगे। सबसे टोटल इसके 6 स्टेप्स दिए गए, सबसे सॉरी 7 स्टेप है टोटल इसके। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, ऑब्जर्वेशन है, दूसरा हाइपोथेसिस है, नंबर 3 पे क्या है, एक्सपेरिमेंट, और नंबर 4 पे थ्योरी, प्रिडिक्शन है, फॉल्सिबिलिटी है, और लास्ट में क्या है, लॉ। ये 7 स्टेप है, ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है बेटा। ये हम कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।